सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। पहले तो सबका वेलकम है स्टडी फ्लो में एंड आई होप सो सबके पेपर्स खत्म हो चुके हैं, सब नए सेमेस्टर में आ चुके हैं एंड इनफैक्ट रिजल्ट भी आ चुका है एंड आई होप सबका रिजल्ट अच्छा आया होगा, किसी भी सब्जेक्ट में कोई बैक वगैरह नहीं होगी। तो अब हम एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश सेमेस्टर के साथ, जो कि हमारा सेमेस्टर 2 एंड जिसका बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट, मजाक कर रही हूँ, मतलब होता है किसी किसी का फेवरेट भी होता है, मेरा था फेवरेट। तो फेवरेट सब्जेक्ट हमारा अप्लाइड मैथ्स 2, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला दीदी इस पे वीडियो बना दो, इसके लेक्चर्स ले आओ, इसकी प्लेलिस्ट बना दो। तो इसीलिए हम सबसे पहले इसी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स की, जिसमें आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड इसका आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम डायरेक्टली इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। उसके बिना आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आगे फॉर्मूले तो पढ़ लोगे, फॉर्मूलों में आई की वैल्यू क्या करनी है, बाकी चीज़ें क्या करनी है, वो नहीं समझ आएगा। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला तुम्हें पता है, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट कैसे पता चलता है? जिसके पास आयोटा लगा है दैट इज़ द इमेजनरी पार्ट। इसको तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स वाई हो गया, ए बी हो गया, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो ये इतना मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अब आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है √1, बट ये जो 1 होता है ये माइनस का होता है, -1 का अंडर हम आयोटा बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं तुम्हें बोलूँ आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि इस चीज़ का तुम्हें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर रूट और उसके ऊपर से स्क्वायर दोनों को कैंसिल करेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। अब अगेन मैं बोलूँ कि इसका तुम्हें क्यूब करना है, तो क्यूब करने को बोलूँ, मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इसको तुम्हें एक और बार आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर तुम -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू आयोटा, ये हमने क्यों किया? क्योंकि आयोटा स्क्वायर हम कर चुके थे, आयोटा क्यूब करने के लिए हमें एक और आयोटा मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। अब आयोटा 4 क्या होगा, मतलब आयोटा की पावर 4 क्या होगा? अब आयोटा की पावर 4 करने के लिए दोबारा इसका स्क्वायर करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें इसको एक और बार आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, या फिर मैं बोलूँ कि आयोटा के स्क्वायर को एक और बार स्क्वायर कर दो, अगर आयोटा के स्क्वायर को एक और बार स्क्वायर करूँगी तो आयोटा 4 ही बनेगा ना। आयोटा का स्क्वायर था -1 और -1 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो बन जाएगा 1। तो एक सीरीज समझ आ रही है, क्योंकि इसके बाद अगर मैं आयोटा 5 करती हूँ तो आयोटा 5 का मतलब आयोटा 4 में एक और आयोटा मल्टीप्लाई, और आयोटा 4 है तुम्हारा 1, तो 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, एंड आयोटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो वो हो जाएगी -1। तो दिस इज अ साइकिल जो आपको याद करनी है, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड आयोटा 4। ये इस पे जाता है, ये इस पे जाता है, ये इस पे, एंड देन जब इससे इस पे जाओगे ना तो यहीं पे तुम्हारा आयोटा 5 आएगा, यहाँ पे तुम्हारा आयोटा 6 आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा 7 आ जाएगा, यहाँ पे आयोटा 8 आ जाएगा, और ऐसी तुम्हारी सीरीज चलती रहती है। सिर्फ तुम्हें ये ऊपर की 4 वैल्यूज याद होनी चाहिए, उसके बाद जो वैल्यूज होती हैं वो खुद को रिपीट करने लगती है, यहाँ के बाद से वैल्यू रिपीट होने लगती है, ठीक है। अब तुम्हें अगर सिर्फ आयोटा की वैल्यू भी पता हो तो तुम उससे आयोटा स्क्वायर भी निकाल सकते हो। ऑब्वियसली इसका स्क्वायर ही करना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटेगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। आयोटा क्यूब भी निकाल सकते हो, क्योंकि आयोटा स्क्वायर में आयोटा मल्टीप्लाई ही करना है, एंड देन आयोटा 4 भी निकाल सकते हो, आयोटा क्यूब में आयोटा ही तो मल्टीप्लाई करना है, या आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो तो वो 4 पावर बना देगा। तो ये ऊपर की 4 वैल्यूज तुम सिर्फ आयोटा से निकाल सकते हो, एंड 4 के बाद से वैल्यूज रिपीट ही करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, मैं पहले लिख देती हूँ हेडिंग, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये हमारी
हेडिंग है। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता क्या है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है कि आप इसको ग्राफ पे कैसे या बड़े व्यू पे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाते हैं तो वो हम दिखाते हैं आर्गन प्लेन पे। उसका नाम होता है आर्गन प्लेन। ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम से समझाती हूँ। पहले हम समझते हैं कि ये और ये सबको पता है ये क्या होता है। ये होता है हमारा ओरिजिन। मैं किसी भी ग्राफ पे पूछूं 0,0 क्या होता है, ये हो गया एक्स एक्सिस पे, ये हो गया वाई एक्सिस पे, तो ये आपका ओरिजिन बताता है। ठीक है, इसमें रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलती हूँ कि एक पॉइंट लो, अज्यूम अ पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं x, y। ठीक है, ऑब्वियसली एक पॉइंट है और तुम्हें 2 डायमेंशन में दिखाना है तो उसके 2 ही कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, या तो x या y, मतलब दोनों भी हो सकते हैं। अगर एक है तो दूसरा 0 होगा और दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई है। अब इसको अगर हमें प्लेन पे दिखाना है तो प्लेन पे दिखाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ बनाती हूँ और यहाँ पे मैं मान लो रखती हूँ पॉइंट P। ठीक है, तो पॉइंट P के लिए यहाँ पे हमने ओरिजिन बनाया, ये हमारा एक्स एक्सिस है जिसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, और ये हमारा वाई एक्सिस है जिसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो x से आएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट x एंड y से आएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट y। तो इस पॉइंट पे अगर हमें p z दिखाना है, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और p हमारा पॉइंट है, तो x, i, y हो जाएगा। और इसको अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे ये एक थीटा बनाता है एंड यही सेम चीज़ ये नीचे वाले मतलब एक मिरर इमेज भी बनाएगा। ऐसा नहीं सिर्फ ऊपर बनाएगा, नीचे भी एक मिरर इमेज बनाएगा जो कि नेगेटिव थीटा बनाएगा, और इसको भी हम p डैश नाम देंगे। ठीक है, p डैश z नाम, जैसे यहाँ पे ये z था, यहाँ पे भी ये z है, बस ये p डैश हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एंगल है, क्योंकि हमें एक एक टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो एंगल है थीटा, इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z गिव्स हमें क्या देता है, एम्पलीट्यूड ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z को ही हम एम्पलीट्यूड ऑफ z बोलते हैं, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारा है क्या, थीटा। अब मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें इस फिगर से, जिसमें ये वैल्यू जो है ये वाली, ये y है, एंड ऑब्वियसली जो ये वाली वैल्यू होगी ये x है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं इस फिगर से तुम्हें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लगाएं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन x हो जाएगा। एंड अगर मैं बोलूँ सिर्फ थीटा क्या होगा, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x। ये हो जाएगी तुम्हारी थीटा की वैल्यू, एंड थीटा को ही हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलते हैं, तो हमारे आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू भी हो जाएगी सेम tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब जो तुम्हारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा वो तुम्हारा एनालिटिक फंक्शन से ही स्टार्ट होगा, बट ये बेसिक जब तक पता नहीं होगा तब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और ये बेसिक भी तुम्हारा जो 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे मिड सेम में, जो 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ऊपर कंपलसरी वाले, या फिर जो तुम्हारे एंड सेम में क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस यहीं से आए जाते हैं इंट्रोडक्शन से। एनालिटिक वाला तो मेन पार्ट है, वहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से आते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसकी हम और फॉर्म्स भी देखेंगे। ये तो हमने आर्गन प्लेन पे देख लिया, और हमने x प्लस आई वाई के फॉर्म में भी देख लिया, आयोटा वाई की फॉर्म में। अब नाउ दूसरा फॉर्म आता है हमारा पोलर फॉर्म। हेडिंग डाल देते हैं पोलर फॉर्म। ये भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने का ही फॉर्म होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम x को लिखते हैं, जैसे x प्लस आयोटा वाई था ना, तो उस वाला जो x है उसको हम लिखते हैं r cos थीटा, एंड y को हम लिखते हैं r sin थीटा। ओके, अब इसमें अगर मैं तुम्हें बोलूं कि r और थीटा क्या है, तो r और थीटा जो होता है इसको हम बोलते
पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड हम जो हमारा ओरिजिन है 0,0 उसको हम बोलते हैं पोल। ओके, तो अब मैं अगर बोलूं कि तुम्हें इस फॉर्मेट में x और y की वैल्यू को पुट करना है r और थीटा के फॉर्म में, तो हम पुट करते हैं। हमारी वैल्यू थी z = x प्लस अयोटा y। इसमें हम z लिखते हैं, x की जगह मैं लिख देती हूँ r cos थीटा प्लस अयोटा एज इट इज, y की जगह मैं लिख देती हूँ r sin थीटा। अब मुझे इसमें दिख रहा है कि मैं r कॉमन ले सकती हूँ, तो मैं लिखती हूँ z r, कॉमन में ले लूंगी cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा। ओके, तो इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लिख देते हैं पोलर फॉर्म। ओके, अब एक नया टर्म आता है कॉन्जुगेट। वैसे आपने कॉन्जुगेट भी सुना होगा, जब आप रूट्स निकालते थे तो एक आता था हमारा a प्लस अयोटा b और एक आता था a माइनस अयोटा b। तो कॉन्जुगेट वही होता है, जैसे हमारे पास z है x प्लस अयोटा y, वैसे ही हमारे पास z कॉन्जुगेट होता है जो होता है x माइनस अयोटा y। ठीक है, प्लस का बस माइनस हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि तुम पोलर फॉर्म को कॉन्जुगेट लिख के दिखाओ, तो पोलर फॉर्म का कॉन्जुगेट हो जाएगा हमारा r cos थीटा माइनस अयोटा sin थीटा। ये r हमारा कॉमन में है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पोलर फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है जो कि बोलते हैं हम पावर और रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्वेश्चन डेड श्योर आता ही आता है। तुम्हें कोई पावर दी होगी, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसी पावर में दिया होगा और तुम्हें बोलेगा कि इसके रूट्स निकालो। अब मैं तुम्हें कोई चीज़ बोलूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसके रूट्स निकाल दो, या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसके रूट्स निकाल दो, तो तुम वो निकाल सकते हो। या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी इसके रूट्स हो जाते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो किस में खुलती है, वो a प्लस बी और a माइनस बी में खुल जाती है ना, तो ये इसके रूट्स ही हो जाते हैं। बट अगर मैं बहुत बड़ी बड़ी पावर दे दूं कि a प्लस बी की पावर 100, तो उसके रूट्स क्या होंगे, कितने होंगे, वो निकालने के लिए हम ये मेथड यूज करेंगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा बोल रही हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है कि इतनी पावर दे रखी है और इसका रूट क्या होगा। ठीक है, तो हम अब वो करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम जो है हमारा वो है पावर्स एंड रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसमें अब हम सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है जिसको बाय हार्ट याद कर लेना है। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा, अगर मैं बोलूं तुम्हें कि तुम्हें nth रूट निकालना है ऑफ z, तो उसका फॉर्मूला होगा तुम्हारा z का nth रूट करेंगे एंड r, जो तुम्हारी पोलर फॉर्म थी वही यूज होती है यहाँ पे। बस यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, बस उसको डिवाइड कर दिया पावर को दोनों उस पे। एंड ये कैसे किया मैं तुम्हें बेसिक मैथ से बताती हूँ। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें 4 का अंडर रूट करना है, तो मतलब 4 का 1/2 पावर करना है मुझे। एंड अगर मैं बोलूँ कि 4 जो होता है वो 2 × 2 होता है, तो अगर इसका तुम्हें 1/2 करना है तो 2 पे 1/2 जाएगा मल्टीप्लाई, दूसरे वाले 2 पे भी 1/2 जाएगा। तो वही सेम चीज़ हुई। हमारा पोलर फॉर्म क्या होता था, r cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा। मैंने जो 1/n था इस पे, मतलब यहाँ पे तो 1/2 था, 1/n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/100 कुछ भी। यहाँ पे मैंने 1/2 लिया है n को, तो वो जो 1/2 है वो r पे डिवाइड हो गया और cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा पे भी डिवाइड हो गया। ठीक है, ये बेसिक मैथ से अगर तुम समझो तो बहुत इजीली समझ सकते हो। यहाँ पे तो n की वैल्यू 2 ले ली ना मैंने, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट करना था।
समझाने के लिए, बट यहाँ एन कुछ भी हो सकता है। अभी तुम्हें ये डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि दीदी ये कैसे आ गया, ये तो बहुत ईजी है। z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पोलर फॉर्म थी। जब तुमने यहाँ पे 1/n पावर कर दी तो अंदर जो था मटेरियल उस पर भी 1/n जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था इसलिए r पे भी आ गया और ये पूरे वाले टर्म पे भी 1/n आ गया। ओके, अब हमारे पास इसके लिए एक थ्योरम होती है जिसका नाम है डी मॉर्वेज थ्योरम। ठीक है, डी मॉर्वेज, डी मोइवरे, एनी मतलब जो भी तुम्हें सही लगे वो बोल लो इसे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बिना ये जो ऊपर वाले क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व नहीं होंगे। बहुत आराम से समझना, ठीक है। पहला रूल इसका, जो हमारा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, उसके अगर उसके पावर में n है तो उसका आंसर होगा कॉस n थीटा। अब इसको प्रैक्टिकली हम कैसे समझेंगे, क्योंकि हमारी पावर्स जो हमें लेनी है वो 1/n लेनी है, ना कि n लेनी है। तो हम अपने जो पोलर फॉर्म हमने ऊपर लिखी थी इसमें हम थीटा को लगा के देखते हैं। तो इसका आएगा हमारा z की वैल्यू हमें 1/n लेनी है। सेम चीज़ जो यहाँ लिखी है वो लिख रही हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी कि कैसे हमारा जो ऊपर थीटा है, सॉरी जो ऊपर n है हमारा, वो थीटा के पास कैसे उतरेगा। तो पहले तो हम सेम ही लिख लेते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड इसकी पावर में 1/n। अब मैंने यहाँ तो बताया है कि n उतरेगा तो n थीटा हो जाएगा, बट अगर 1/n उतर रहा है तो क्या होगा, 1/n उतरेगा तो भी सेम होगा, जस्ट दैट कि थीटा में वो चीज़ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा में वो चीज़ मल्टीप्लाई होगी। सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, r की पावर 1/n ही रहेगी। ये हमने यहाँ पे 1/n को उतारा है इसलिए ऐसे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ। तो r की पावर तो 1/n ही रहेगी। उसके अलावा अगर हम cos की बात करें तो cos हमारा ऐसे हो जाएगा, cos थीटा बाय n प्लस आयोटा साइन थीटा बाय n। ठीक है, एंड दिस इज योर z की पावर 1/n का फॉर्मूला, कि अगर आप ऊपर से 1/n उतार रहे हो तो वहाँ पे आपका जो थीटा है वो थीटा बाय n बन जाएगा, दोनों में, कॉस में भी साइन में भी। ओके, अब थीटा जो है वो सिर्फ थीटा में वेरी नहीं करता है। हमें भी पता है कि जो हमारा ये होता है, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री शुरू होता है और यहाँ पे फिर घूम के 90, 270 और ये करके यहाँ पे हमारा फिर से 360 बन जाता है। एंड 360 को हम लिखते हैं 2 पाई। तो हम थीटा को सिर्फ थीटा में कंसिडर नहीं करेंगे, थीटा को हम लेंगे 2k पाई प्लस थीटा। और इसको मैं बताती हूँ कि हमने क्या किया है। अगर हम k की वैल्यू, मान लो k की वैल्यू वैसे 0 से लेके 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, बट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन कि हमने यही क्यों लिया मैं बताती हूँ। अगर मैं k की वैल्यू 0 लूँ तो यहाँ पे k 0 हो जाएगा, थीटा तुम्हारा बन जाएगा थीटा नॉर्मल। अगर मैं k की वैल्यू 1 लूँ तो तुम्हारा थीटा बनेगा 2 पाई प्लस थीटा, मतलब एक चक्कर पूरा 2 पाई घूमो और फिर वही थीटा। अगर मैं k की वैल्यू 2 लूँ तो k की वैल्यू 2 में 2 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई प्लस थीटा। 4 पाई मतलब एक चक्कर घूमे 2 पाई, 2 चक्कर घूमे 4 पाई एंड देन यहाँ पे सेम थीटा। तो थीटा वही आ रहा है, बस तुम्हारे क्वाड्रेंट्स एक एक सर्कल बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो हम हमारा जो ये वाला फॉर्मूला था उसमें हम थीटा को रिप्लेस करके जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा r, तो हमारा एज इट इज रहेगा। कॉस की वैल्यू में कॉस थीटा की जगह 2k पाई प्लस थीटा, अपॉन में तो n सेम रहेगा, प्लस आयोटा साइन थीटा में आयोटा साइन सेम आ जाएगा, पाई मतलब थीटा की जगह 2k पाई प्लस थीटा आ जाएगा और अपॉन में n सेम रहेगा। तो ये होता है आपका फाइनल फॉर्मूला जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये हमारा कौन सी थ्योरम से आता है, डी मॉर्वेज थ्योरम से आता है, एंड इसी से पावर, यूनिटी, क्यूब्स, इन सब के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और हम ये रूट के क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑब्वियसली 1/n करके हम रूट ही निकाल रहे हैं। तो जब आपके k की वैल्यू 0 है, वो वाला जो रूट होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल रूट।
प्रिंसिपल वैल्यू बोल लो, प्रिंसिपल रूट बोल लो, जो k इज इक्वल टू 0 पे आएगा वो प्रिंसिपल रूट होता है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया होगा। ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं पार्ट, क्योंकि कभी कभी पेपर में आता है कि सिर्फ प्रिंसिपल रूट निकालो, तो k इज इक्वल टू 0 पे निकालते हैं वो। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे। क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी क्या होता है? यूनिटी होता है हमारा 1 को बोलते हैं यूनिटी। 1 के हमें निकालने हैं क्यूब रूट। तो सबसे पहले तो हम z को हम 1 लिख लेंगे, और जैसे हमने z का यहाँ पे फॉर्म बनाया था ना 1/n का, वैसे हम बनाएंगे z का क्यूब रूट। ऑब्वियसली सबको पता है ना क्यूब रूट 1/3 बोलते हैं। 1 पे भी फिर हम 1/3 ले लेंगे। दोनों साइड हमने 1/3 ले लिया क्योंकि हमें z का क्यूब रूट निकालना है जो कि है 1, तो हमने 1 का भी क्यूब रूट ले लिया। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले पता है कि अगर ये z है तो z जो होता है हमारा x प्लस अयोटा y होता है। अब मुझे 1 में कहीं भी अयोटा तो नहीं दिख रहा है, तो क्लियर है कि इसके पास इमेजिनरी पार्ट तो नहीं है। जो इसका रियल पार्ट है वही 1 है और वही हमारा x है, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। y इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो y की वैल्यू हमारी 0 हो गई। तो हम इसे पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए r की वैल्यू। अंदर वाली चीज से तो हमें काम करना है, कॉस और साइन वाली चीज तो हम डिमॉर्वे से ला ही रहे हैं। सबसे पहले r को फिगर आउट करूं, तो r का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तुम्हारा वही है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो अगर मैं यहाँ से r निकालूं तो r हमारा सीधा सीधा आ जाएगा, x 1 का स्क्वायर कर दो, y 0 का स्क्वायर कर दो, r की वैल्यू आ जाएगी 1। तो r इस क्वेश्चन में हमारा कोई खास काम का नहीं है, क्योंकि r हमारा मल्टीप्लाई में होता है और मल्टीप्लाई में 1 सेम ही वैल्यू देता है। स्टिल हम लिख लेते हैं r 1/3 और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये नहीं करना है, ना ही ये वाला करना है। दिस इज योर मेन फॉर्मूला, क्योंकि इसी से तुम्हारे k की वैल्यूज जितनी डालोगे उतनी निकलती जाएंगी। एंड कोई मुझे ये बताएगा कि अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं तो कितने रूट्स आने चाहिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और अगर ये भी आंसर नहीं कर पा रहे हो तो बेटा बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। क्यूब रूट का मतलब ये है कि 3 रूट आएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना, cos 2k पाई प्लस थीटा अपॉन में n, मतलब ये पूरा ही आएगा, अपॉन में n प्लस अयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। ओके, तो ये तुम्हारा पूरा फॉर्मूला है। अब आगे क्या करना है? अब तुमने यहाँ से r फिगर आउट कर लिया है ना। z जो था तुम्हारा r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये तुम्हारा z होता है। z की वैल्यू तुम्हारी 1 दी थी क्वेश्चन में, हमने z की वैल्यू 1 ली थी ना, तभी उसका क्यूब रूट कर रहे थे। तो z की वैल्यू 1 है, r तुमने कैलकुलेट किया वो भी 1 आया, एंड यहाँ पे cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा बच गया। यहाँ से हम ट्राई कर रहे हैं कि कहीं हमें थीटा का कुछ आइडिया लग जाए जो हम इस फॉर्मूला में लगा पाए, इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर कोई फायदा नहीं है, इधर हम 1 रहने देते हैं, इधर हम cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा कर लेते हैं। अब हमें क्या करना होता है, हमें देखना है कि 1 कैसे बन सकता है। अब अगर मैं 1 की साइड देखूं, दिस साइड, तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है क्या? यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है? अगर मैं इस 1 को देखूं, इसमें इमेजिनरी पार्ट है? नहीं, इसमें इमेजिनरी पार्ट तो नहीं है। रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट तो 0 है ना। यही हमने यहाँ पे देखा था कि x जो है 1 है, y हमारा 0 है इमेजिनरी पार्ट। और अगर मैं ये साइड देखूं तो इसके पास रियल पार्ट वाली वैल्यू भी है और इमेजिनरी पार्ट वाली वैल्यू भी है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। cos थीटा को हम लिख देते हैं 1, क्योंकि ये इसका रियल 1 था और इधर वाले का cos थीटा था। रियल पता है ना कि बिना अयोटा के, एंड इमेजिनरी अयोटा वाले के साथ, तो इधर तो अयोटा का कुछ था ही नहीं, तो जो अयोटा वाली वैल्यू है इधर की साइन थीटा, उसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है। अब cos थीटा किस थीटा के लिए 1 होता है? बहुत इजी है ये, 0 डिग्री के लिए। एंड
ये वैसे तो तुम्हें एक ही चीज़ करने से पता चल गया, बट इधर भी करके देख लो। तो साइन थीटा भी किसके लिए 0 होता है? 0 डिग्री के लिए। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो थीटा की सबसे पहली वैल्यू है वो 0 डिग्री है। एंड अभी मैंने बताया था कि थीटा की जो सबसे पहली वैल्यू होती है, जहाँ पे थीटा इक्वल टू थीटा ही होता है, वो हमारी k इज इक्वल टू 0 पे आती है। तो मीन्स ये हमारा k इज इक्वल टू 0 वाला केस है, और ये हमारी प्रिंसिपल रूट के लिए यूज होगा थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 आ गई। अब तुम्हें बस क्या करना है, अब तुम्हें बस k की वैल्यू बढ़ाते रहना है। थीटा की वैल्यू पता चल गई ना, बस अब k की वैल्यू बढ़ाओ। और अगर तुम्हें पता है कि क्यूब रूट है तो 3 रूट निकलेंगे। तो पहली वैल्यू तुम्हारी k इज इक्वल टू 0 पे निकलेगी, दूसरी k इज इक्वल टू 1 पे निकलेगी, एंड तीसरी k इज इक्वल टू 2 पे निकलेगी। ये तीनों मिलके रूट्स ऑफ यूनिटी बनाएंगे। तो हम एक एक करके देखते हैं कि तीनों पे क्या वैल्यूज आ रही हैं। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं k इज इक्वल टू 0 के लिए क्या वैल्यू आ रही है हमारी। तो k इज इक्वल टू 0 मैं लिख देती हूँ। एंड हमें पता था कि हमारा क्या था, क्यूब रूट r का 1/3 r पे डिवाइड हो गया, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। बट यहाँ पे तो क्या कहते हैं, हमारा 1/3 भी लगेगा ना, क्योंकि इधर भी डिवाइड हुआ 1/3 और इधर भी डिवाइड हुआ 1/3। अब इस 1/3 को अगर मैं एक्चुअल फॉर्मूला में, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह 2k पाई प्लस थीटा आना चाहिए, है ना। अगर अब मैं k की वैल्यू 0 कर दूं तो यहाँ सिर्फ थीटा रह जाएगा। तो अगर हम जनरली सिर्फ थीटा की ही बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा cos 0 डिग्री प्लस अयोटा साइन 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री तो 1 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो जो पहला रूट आएगा वो तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, k इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 सबसे ईजी होता है, वो आप क्वेश्चन से ही निकालते हो, क्योंकि हमने क्वेश्चन से ही निकाला था थीटा की क्या वैल्यू है, वहां से 0 आ गई थी। एंड वहीं से हमें पता चलता है कि पहला रूट हमारा वही आएगा जो हम क्वेश्चन के थीटा से निकाल लेते हैं। अब आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आगे लगता है बड़ा वाला फॉर्मूला। बड़ा वाला फॉर्मूला मतलब z 1/3 रहेगा, r 1/3 रहेगा। बट यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे आता है cos 2k पाई प्लस थीटा, और ऊपर से ये 3 भी उतर जाएगा। बताया था ना कि 1/n उतरता है, तो ये भी उतर जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आएगा साइन 2k पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे ऊपर वाला जो 1/3 था वो भी उतर जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे r 1/3 में से r की वैल्यू मैं पुट नहीं कर रही, 1 भी आप पुट कर सकते हो, r यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ लिख दो r की वैल्यू 1 है और वहाँ सीधा 1 पुट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम से हम सीधा 1 पुट कर देंगे, बट अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो अगर मैं k 1 पुट करूँ तो तुम्हारी वैल्यू आएगी cos 2 पाई प्लस थीटा अपॉन 3 प्लस अयोटा साइन 2 पाई प्लस थीटा बाय 3। अब हमने क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू 0 निकाल लिया था ऑलरेडी, जो इससे पहले मैंने बताया था, वहां पे हमने थीटा ऑलरेडी 0 डिग्री निकाल चुके थे हमारे क्वेश्चन से ही। तो अगर मैं पुट करूं, पुट दिस इन यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, z 1/3 ऐसे ही रहेगा, r को हम 1 ही पुट कर देते हैं, इजी रहेगा। एंड कॉस में आ जाएगा थीटा की जगह 0 तो 2 पाई 3 प्लस अयोटा में साइन में भी थीटा की जगह आ जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई 3। अब 2 पाई 3 होता कितना है पता है किसी को? अगर नहीं आता कि एंगल्स कैसे होते हैं तो मैं यहाँ बता देती हूँ। 2 पाई 3 मतलब 2/3 लिखो, पाई हम किसको 180 डिग्री को बोलते हैं, तो यहाँ 180 डिग्री लिखो, एंड ये कट के कितना आ जाएगा 120 डिग्री, मतलब 2 पाई 3 जो होता है वो 120 डिग्री होता है। ओके, अब साइन और कॉस थोड़ा आना चाहिए कि साइन और कॉस क्या होते हैं हमारे। तो साइन कॉस के लिए हमारा कॉस 120 डिग्री कितना होता है, कॉस 120 डिग्री होता है हमारा -1/2
एंड साइन 120 डिग्री होता है हमारा, आयोटा ऐसे ऐसे रहेगा √3/2। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूँ तो z का एक और रूट आ जाएगा हमारा -1 प्लस आयोटा √3 और 2 मैंने कॉमन ले लिया। 1 मल्टीप्लाई करने का कोई वो नहीं है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करके सेम ही आंसर आता है। ये आ गया हमारा k = 1 पे आंसर। 2 रूट आ चुके हैं हमारे, 1 आ चुका है, ये हमारा रूट नंबर लिख देती हूँ मैं, ये √1 है हमारा, ये √2 है हमारा। एंड अब हम √3 निकालेंगे जो कि आपके लिए बहुत ईजी होगा। k = 2 पे निकालना है, तो k = 2 के लिए सेम वही चीज करेंगे हम। r को मैं 1 ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने 1/3 जो लिया था इसको मैं सीधा डायरेक्टली 1 ले रही हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे हम cos, अगर k मैं यहाँ 2 रखूँ तो 2 × 2 4 पाई हो जाएगा प्लस θ/3। और यहाँ पे अगर मैं साइन में भी सेम चीज लिखूं तो यहाँ पे भी 2 × 2 4 पाई प्लस θ/3 हो जाएगा। 3/3 कंफ्यूज मत होना कहाँ से आ रहा है, /3 हमारा यहाँ से आ रहा है जो हम /3 उतारते हैं डिमॉर्वेस से, ठीक है। अब z 1/3 मैंने एज इट इज लिख लिया। पाई थीटा की वैल्यू हमारी 0 डिग्री है जो हमने क्वेश्चन से निकाली थी, तो डायरेक्टली आ जाएगी cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। अब 4π/3 कितना होता है, 4π/3 होता है हमारा 240 डिग्री। अब cos 240 डिग्री हमारा होता है -1/2 प्लस आयोटा में आता है हमारा √3/2। यहाँ पे सॉरी माइनस होगा क्योंकि इसका साइन भी माइनस होता है 240 डिग्री का। अब अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ तो ये हो जाएगा हमारा, आयोटा यहाँ आ गया और 2 हमने कॉमन ले लिया, तो z की वैल्यू तीसरी जो है रूट वो हमारा आ गया। तो तीनों रूट हमने निकाल लिए, दे आर द रूट्स ऑफ यूनिटी। और ऐसा नहीं है कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, तो सिर्फ इतने ही आएंगे। आगे चल के आपको ये भी बोल सकता था कि आप 4 रूट्स निकालो 1 के, तो 1 के आप 4 रूट्स भी निकाल सकते हो, बट फिर जो चीज़ें आपकी उस तरह से होंगी डेवलप, ठीक है। अब मैं बाकी आपको ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक्स आने चाहिए एंड ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए। एटलीस्ट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45 एंड 90, ये तो बेसिक है, ये तो याद होनी ही चाहिए। बाकी आप खुद भी निकाल लोगे, आपको पता है प्लस माइनस करके ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ निकल जाती हैं, बट ये बेसिक आपको याद होनी चाहिए। एंड यहाँ पे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल लिया है। उसके बाद अभी के लिए यही क्वेश्चन हम रखेंगे, इन फ्यूचर जब हम रिवाइज करेंगे या PYQs करेंगे तब हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे। एंड अगर आप बोलोगे तो मैं एक और लेक्चर ले लूँगी इसके सिर्फ क्वेश्चंस कराने के लिए। आगे आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो, अभी के लिए यहीं मैं छोड़ रही हूँ। एंड नेक्स्ट मुझे बता देना अगर इसके ऊपर एक और लेक्चर चाहिए इसके क्वेश्चंस के ऊपर। अभी मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया है, मैं क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दूंगी एंड बोलोगे तो मैं एक और लेक्चर ले लूँगी जिसमें सिर्फ मैं 4-5 क्वेश्चंस करा दूंगी इस टाइप के, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। सेकेंड लेक्चर जो होगा वो हमारा एनालिटिक फंक्शन पे बेस्ड है, जहाँ से आपकी मेन यूनिट स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी ये हमारा बेसिक था इंट्रोडक्शन जो पता होना चाहिए स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद हमारी मेन यूनिट स्टार्ट होगी जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से कर लो, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। एंड यहाँ पे हमारा पहला लेक्चर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम मूव करेंगे जो बड़ा टॉपिक है हमारा एनालिटिक फंक्शन उसकी तरफ, वो हमारा होगा सेकेंड लेक्चर। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर कोई भी डाउट हो पूरे लेक्चर में या फिर कोई दूसरा टॉपिक समझना हो या फिर चाहिए कि दीदी लेक्चर चाहिए इस टॉपिक पे, तो वो सब आप कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड इफ आपको अपडेट्स चाहिए कि कौन सा लेक्चर आने वाला है, कौन सी सीरीज चल रही है या फिर कितने बजे आएगी वीडियो, तो उसके लिए आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहीं पे आपकी सारी अपडेट्स आएंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड पढ़ाई करते रहो।